हेलो स्टूडेंट्स, आज की रिवीजन क्लास में हम क्लास 11 का चैप्टर 4 ले रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हम एग्जाम्पलर के कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का है एंड द क्वेश्चन इज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दोज विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आइसोस्ट्रक्चरल, आइसो वर्ड लगा है स्ट्रक्चर के साथ, तो स्ट्रक्चर सेम होगा कब होगा, जब उनकी सेम शेप होगी और सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा। अमॉन्ग द गिवन स्पीशीज आइडेंटिफाई आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। तो गिवन स्पीशीज में आइसोस्ट्रक्चरल पेयर कौन सा होगा? पहला है NF3 एंड BF3। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम हैं, बट NF3 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन पर, BF3 में नहीं होगा, इसलिए ये सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट BF4 एंड NH4 में 4 बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारा जो पहला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा BF3 एंड दिस वन इज, ठीक है, NH4। तो नेक्स्ट देख लेते हैं BCl3 एंड BrCl3। तो BCl3 बोरॉन के साथ क्लोराइड है, BrCl3 ब्रोमीन के साथ क्लोराइड है। बोरॉन आपका 13 ग्रुप का है और ब्रोमीन आपका 17 ग्रुप का है। तो 17 ग्रुप में ऑब्वियसली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, BCl3 में नहीं होगा, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा। इसी तरीके से अमोनिया एंड नाइट्रेट आयन। तो अमोनिया में NH3 के साथ 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होने के कारण शेप अलग हो जाएगी, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। जबकि NO3 में जो है वो एक तरीके से ये इसका शेप अलग हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में चला जाएगा। NH3 इज़ पिरामिडल शेप, BCl3 इज़ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, BrCl3 इज़ टी शेप्ड। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन है ClF3 के साथ, वैसे ही BrF3। BF4 एंड NH4 इज़ टेट्राहेड्रल शेप एंड NF3 एंड BF3, NF3 इज़ पिरामिडल शेप एंड BF3 इज़ ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो इस तरीके से मैंने आपको सब स्ट्रक्चर्स भी बता दिए, आपको आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, polarity in a molecule and hence the dipole moment depends primarily on electronegativity of the constituent atom and shape of a molecule. Which of the following has the highest dipole moment? तो highest dipole moment हमें देखना है, 4 ऑप्शंस हैं, CO2, Hi, H2O एंड SO2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सेंट्रल एटम है, पहले में कार्बन है, दूसरे में Hi, आयोडाइड देख लेते हैं, आयोडाइड है, और तीसरे में ऑक्सीजन है, और नेक्स्ट में फोर्थ में सल्फर है। तो इन सब में जो आप देख रहे हैं, इन सब में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट किसकी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है और ऑक्सीजन से पहले आपका कार्बन आ जाएगा, और आयोडाइड जो होगा वो ऑक्सीजन के नेक्स्ट ग्रुप में होगा, बट हैलोजन ऑक्सीजन 8 है, तो 9 क्या होगा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? ऑक्सीजन। और इसी कारण से ऑक्सीजन जिसमें सेंट्रल एटम है वो ऑप्शन है ऑप्शन 3, ये रहा आपका वाटर। तो वाटर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रेस्पेक्टिवली आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है ये। ठीक, तो NO2 में जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से रहेगा। तो आप देख रहे हैं लीनियर शेप है, तो लीनियर में sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। NO3 में जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका, इस पे चार्ज लगा दीजिए, ये प्लस चार्ज, ऐसे ही NO3 का आप देखेंगे तो आपका इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ माइनस चार्ज रहेगा। और NH4 का अगर हम, तो ट्राइगोनल प्लेनर में sp2 रहेगा। देखिए sp में लीनियर शेप हो गई, क्योंकि एक s और
एक p मिलके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। sp2 में एक s और 2 p मिलके 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इसलिए ये ज्योमेट्री इसमें एनो नाइट्रेट में sp2 हो जाएगी। और नेक्स्ट हम अमोनिया का देख लेते हैं। अमोनिया में किस तरीके से रहेगा, NH4 है, तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपका क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि एक s और 3 मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, बिकॉज sp2 एंड NH4 का sp3। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ऊपर ले लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स, ठीक है, वाटर, HF, NH3। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्या हो रहा है कि दो इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट को हम समझते हैं कि हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है, किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पर डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इज। तो आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट किस में। तो तीन ही चीज़ें हैं आपकी, HF, H2O और NH2। तो HF में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है कि ये ऐसा मान सकते हैं कि स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होगी, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक HF होने के कारण कम है, जबकि ये जो HF है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ F और H के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली बनाएगा। लेकिन अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर में 2 H होने के कारण ये क्या बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अलग मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये अलग मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होंगे, वाटर में HF से ज़्यादा हो जाएंगी, और NH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों से ही कम है, और इसलिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो गया बिकॉज ऑफ द लार्ज एक्सटेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके दूसरे ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पर हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो ये रहा, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, फिर HF का है, फिर NH3 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO इज, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना है। तो ये तो आपको 2 50-50 ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, तो माइनस वाला ही होगा। -1 है या -0.75 है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आंसर इज -1। अब कैसे है इसे देख लीजिए। फॉस्फेट में P के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये चारों ऑक्सीजन जो हैं इनमें एक एक बॉन्ड इसके साथ बनाया और एक इसको जो PO4 के -3 में से एक एक इनको मिल गया, ठीक है। और 3 ऑक्सीजन को ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिसके कारण ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। फॉस्फोरस चूँकि 15th ग्रुप एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 5 में से 4 तो ये बॉन्डिंग में चले गए। अब 5वां इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया इस तरीके से, तो ये जो बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर आया +1 चार्ज और इस पर आ गया -1 चार्ज। तो ओवर
तो अगर हम देख रहे हैं सभी ऑक्सीजन एटम्स पे कितना चार्ज जा रहा है, -1 चार्ज जा रहा है। ठीक है, -1 चार्ज जाने के कारण ये टोटल कितना चार्ज हो गया, पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे टोटल कितना चार्ज हो गया, -4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोरस पर कितना होना चाहिए, +1। क्यों, क्योंकि इसने 1/5 में से अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, जिसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इसका एक्चुअल चार्ज कितना हो गया, +1 आ गया। बट इसी तरीके से हम देखें, लेकिन ओवरऑल चार्ज फॉस्फेट का कितना होता है, -3 होता है। तो चूँकि इसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी के बेसिस पर फॉस्फोरस पर +1 है और चारों पर -1 होने के कारण ओवरऑल चार्ज कितना रह गया, -4 +1, तो कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये तो था कॉन्सेप्चुअल में मैंने आपको कैसे समझाया, आप स्टेप वाइज समझते जाइए। देखो एक एक स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से कि फॉस्फोरस जो था वो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के साथ ये चारों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड हो गया। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 में 2 की कमी है ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो एक तो इससे बॉन्डेड हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसे बाहर से मिल गया, जिसके कारण इन पर चार्ज आ गया -1। अब रहा ये 4th ऑक्सीजन। इस 4th ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फॉस्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है जो मैंने ये बनाया, ये भी किसके पास, किसको दे देता है, ये ऑक्सीजन को, विदाउट शेयरिंग। तो जब विदाउट शेयरिंग देगा तो इस पर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। ये इसका फॉर्मल चार्ज हुआ। और फॉर्मल चार्ज देखो हमने सबके निकाली। अब इसको चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर आ गया -1। तो ओवरऑल चार्ज फॉस्फेट का कितना बना, ये तो है -4, ऑक्सीजन के हैं -4 फॉर्मल चार्ज के बेस पर, और फॉस्फोरस पे आ गया +1। तो ओवरऑल बाहर इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, -3, जो कि ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये रहा कॉन्सेप्ट। और अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। फार्मूले से फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट या ग्राउंड स्टेट माइनस इसमें से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, और -½ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो चार्ज आएगा वो इसका फॉर्मल चार्ज होगा। तो यहाँ पर आप देखें POO, ये इस तरीके से देखेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप याद भी रख सकते हैं कि फॉस्फेट में ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 है और फॉस्फोरस के ऊपर +1 है, इसीलिए उसका ओवरऑल चार्ज -3 आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन नाइट्रेट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज। तो नाइट्रेट का जो है आपका नाइट्रेट, ये O। ठीक है, अब इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और इसका जो माइनस चार्ज है वो क्या हो गया, इस पर ये वाला जो माइनस चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने में चला गया। तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4, 2 यहाँ 1 यहाँ 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितना दिख रहा है, 1 भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BH3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तो 4 बॉन्ड पेयर आपके किस में है, ये देख लें आप, BH4, ठीक है, BH4 H। तो ये आपका ये ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, और ये उसके ऊपर -1 चार्ज है। NH2 में वैसे ही 2 आपको दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, CO3 में 3 दिख रहे हैं, H3O में क्या दिख रहे हैं, इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर अगर 4 हैं तो 4 बॉन्ड पेयर के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़।
तो ये आप काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो पहले ये देखिए, आपसे पूछा जा रहा है पाई बॉन्ड, तो पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर दीजिए। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4 5, 3 इसमें और 2 इसमें, तो 5 हो गए। तो 5 हो गए आपके पाई बॉन्ड। तो 5 पाई बॉन्ड के ऑप्शन वाले ये 2 ऑप्शन हैं। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड हमारे कितने, 19 है या 20 है। तो हाइड्रोजन के साथ काउंट कर रहे हैं आप आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन के साथ हो गए। बाकी इसे पहली बेंजीन रिंग में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ये वाले हो गए। और बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 6 5 11 और 7, सॉरी एक हाइड्रोजन इसमें, सॉरी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन के साथ दिख रहे हैं। बाकी 6 ये हो गए बेंजीन रिंग में पहली वाली के साथ, ये वाला जो है वो कॉमन हो गया। उसके अलावा कितने बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है मुझे लग रहा है आई थिंक मिसप्रिंट है यहाँ पर एक एच ज़रूर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम इसे 6 और 14 और 5 19, अगर ये एक 7 की जगह पर हम ये 8 कर देते हैं +1, जो कि मिसप्रिंट लग रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 8 6 14 और 5 19। तो 19 इसमें क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो मिसप्रिंट है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर विदाउट हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नहीं भी लिखा है तो भी यहाँ पर इट इज़ कंसिडरेबल कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही होगा, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो H तो यहाँ पर CH होगा, तो H तो होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, विच मॉलिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, MOT पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का है तो ये आप रिवाइज कर लें इस कॉन्सेप्ट को। ऑक्सीजन में कितने हो गए, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 16 में से के शेल में 2 और 2 4 आप माइनस कर दीजिए, तो कितने बचे आपके, 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। तो अब आपको पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैसे करेंगे हम, O2 का अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे के, यानी के शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। तो क्या होगा, सिग्मा, आप बोलती जा रही हूँ, आप लिखते भी जाइए, सिग्मा 1s2, तो सिग्मा 2s आएगा, क्योंकि 1s तो के शेल के हो गए। अब L शेल की बात करें तो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब बात क्या बनती है, इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ये सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं P में। P में आपका ये रहा सिग्मा 2pz, और इसके बाद रहेगा पाई 2px और पाई 2py, और ये रहा आपका पाई स्टार, ये पाई था। अब यहाँ से ये वाले जो शुरू हुए, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं स्टार वाले, और जो विदाउट स्टार हैं वो हैं आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ब्लॉक में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, ठीक है। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। हमने टोटल कितने देखे थे, 16 में से 4 हो गए आपके के वाले,
ठीक है। तो कितने बचे आपके पास 12, 12 में से 2 and 2 4 निकल गए। इसके बाद ये 2 निकले, 6 निकल गए, ये 1 2 3 4, ठीक है। एज़ पर होन्स रूल यहाँ पे होन्स रूल अप्लाई होगा। तो कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8, तो ये होगा 6 7 8 9 10, 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब आपके पास बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये आपको समझ में आ रहा है ना 10 कैसे निकल गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, एक इसमें जाएगा पाई स्टार 2px में और एक पाई स्टार 2py में। तो इसका मतलब कितना होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा है O2-2। तो O2-2 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। देखिए O2 में तो आपके 16 थे, 16 से मैंने ये पूरा आपको समझाया। अब O2-2 में 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, यानी 18 हो गए। तो हम वैसे ही चलेंगे, 16 हमारे यहाँ पर पहुँच गए, और तो 17th ये रहा और 18th ये रहा, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में थे उनको ये -2 चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दी, जिसकी वजह से थर्ड ऑप्शन में O2-2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से N2 और B2 का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है वो हम अगले क्वेश्चंस में कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो पाई सिग्मा 2pz यहाँ पर जो मैंने लिखा है, और पाई 2px और पाई 2py जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी में चेंज होता है। यानी पाई वाले की एनर्जी कम हो जाती है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपको पता, अगर आपने रिवीजन कर रखा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस आर ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। किस किस में सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल बॉन्ड्स किस में नहीं हैं, देखो बहुत ही सरल सा पहचान है कैसे नहीं होगा। जब XeF4 कर रहे हैं तो X के साथ 4 बनेंगे तो सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए, B के साथ 4F है तो सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए। C2H4 में एक बॉन्ड C के साथ बनाएगा और एक H के साथ बना रहा है, तो यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड बनने के कारण ये वाला बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। CH बॉन्ड अलग होगा, CC बॉन्ड अलग होगा। SiF4 में सारे बॉन्ड F के साथ है तो सब एक जैसे होंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आइडेंटिफिकेशन इसका आसान है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्ग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन की होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन 16 ग्रुप में है, 17 ग्रुप में फ्लोरीन के नीचे यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ठीक है, और क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन और ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो गई। ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होने के कारण इसका बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट पर हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग विल बी। तो क्या हो गया, 3D ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है जिसमें आपको लास्ट में दिया हुआ है 3D4s2। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे, एक तो वैलेंसी शेल के होंगे और ये अल्टीमेट शेल हो गया, और एक पेनल्टीमेट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कौन से ऑप्शन हुए, 3D2 का और 4s2 का होगा, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि 1 s और 2 p मिलके क्या बनाएंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनके बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ABC इज़ गिवन। A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, B का दिया है एंड C का दिया है। तो 1s2 2s2 2p6 A का दिया है।
तो 2p6 होने के कारण ये क्या हो गया, इनर्ट गैस एलिमेंट हो गया। 6 and 4 यानी कि 10 वाला नियॉन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही 2s2 4 3s2 3p3, तो ये कितना हो गया, ये नियॉन 18 ग्रुप में हो गया, और ये हो गया 4 6 10 और 15 15 वाला जो हो गया आपका फॉस्फोरस हो गया, और ये ग्रुप इसका हो गया 15, ठीक है। तो इसी तरीके से सी क्या हो गया, 2 3p5 5 and 2 मिलके कितने हो गए 7, यानी ये नियॉन से पहले वाले ये हो गया आपका 7 और ये 10 17 हो गया। तो 17 वाला आपका कितना हो गया, फ्लोरीन, वो सॉरी क्लोरीन है ना, तो 17 वाला क्लोरीन हो गया, और इसका ग्रुप भी क्या हो गया 17 हो गया। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आप, हाँ इस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आपका हुआ एक 15 ग्रुप, एक हुआ आपका 17 ग्रुप, और एक हुआ आपका 18 ग्रुप। नियॉन 10 नंबर पर इसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद आपका आ गया इसके नेक्स्ट वाले में फॉस्फोरस, ठीक है, और इसके इधर आपका हो गया ये आपका फॉस्फोरस 15 है, तो बीच में 16 ग्रुप भी होगा, तो इसके बाद आपका होगा क्लोरीन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। तो ए आपका क्या है, आपका ए इज़ नियॉन, तो नियॉन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर रहते हैं, तो स्टेबल क्या रहेगा, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो ए फॉर्म में रहेंगे स्टेबल में। स्टेबल फॉर्म ऑफ सी में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। तो सी क्या है आपका, सी है आपका ये 17 वाला यानी क्लोरीन। तो क्लोरीन को आपको पता ही है Cl2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, तो C2 इसका ऑप्शन ये हो गया। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया ए क्या है आपका, ए हो गया आपका नियॉन, ठीक है, बी सी क्या हो गया आपका क्लोरीन, और बी हो गया आपका फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले पेज पर है। तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बी एंड सी, तो बी मैंने क्या बताया था आपका फॉस्फोरस, और सी आपका था आपका क्लोरीन। तो इनके बीच में कैसा फार्मूला बनेगा, PCl3 है ना, तो क्योंकि फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी, क्लोरीन की 1, और ऐसे अगर हम इसके 3 कह दें और क्लोरीन की 1 कह दें तो क्या बनेगा, BC3, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी, हाँ बी एंड सी के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक होगा, चूँकि बी जो है फॉस्फोरस है और सी जो है वो क्लोरीन है, दोनों ही क्या है नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज़ करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन, अब मैंने आपको बताया कि सेकेंड पीरियड में आप अगर देखें तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इनके मॉलिक्यूल्स देखते हैं B2 BE2 B2 C2 N2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो एक जैसा रहेगा एज़ पर MOT, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से कम होती है, इसलिए वो उससे पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन और ये क्या हो गया आपका F2 और Ne2, इनका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के जैसे चलेगा और इनका नाइट्रोजन के जैसे। तो नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है, तो नाइट्रोजन में हमने आपको बताया किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, सिग्मा 2pz की पाई से ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यही ऑप्शन है कि सिग्मा 2pz की जो है वो पाई 2py से एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये आपका ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। आप MOT को एक बार रिवाइज़ कर लें, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो BE2 इज़ नॉट स्टेबल, BE2 इज़ नॉट स्टेबल, एंड He2 इज़ नॉट स्टेबल बट
He+ is expected to exist. Bond strength of N2 is maximum amongst the homonuclear diatomic molecules belonging to the second period. The order of energies of molecular orbitals in N2 molecule is, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें ये बताया था, सिग्मा के वाला तो निकल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p, दिस इज द पॉइंट। इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द ऑर्डर, हाँ ये गलत हो गया, ये किसका है आपका, ऑक्सीजन का है, ठीक है। जिसमें अब ये देखो, जो हमने पहले अभी कंसीडर किया था कि इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, किसमें, नाइट्रोजन में। किसमें ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन में। तो यहाँ पर ये किसका दिखा दिया इन्होंने, ऑक्सीजन का। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट है। बाकी 3 ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। आप MOT पढ़ें और इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से रिव्यू करें तो आप पाएंगे कि ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है, कॉन्फ़िगरेशन दिया है MOT में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, जबकि पूछा जा रहा है N2 का, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। N2 का करेक्ट कब बनेगा, जब ये जो 2pz है इसको हम इधर लिख दें और पाई 2px 2p1 को हम पहले लिख दें और इसको हम बाद में लिख दें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन MOT के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर रिवाइज करें। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो उसका फॉर्मूला आपको पता होता है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक्चुअली जो बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बताता है। तो ऑक्सीजन में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि आपने जब पहले पीछे आप जाएंगे तो मैंने आपको ये बताया था। इसमें ही आप देखें अगर इसमें, तो हमें कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए थे, तो हमें 16 में से 12 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, ठीक है। इस वाले में 2 चले गए, 2 इसमें चले गए, 6 हो गए। और इन दोनों में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एज पर होन्स रूल, तो 4 इसमें चलेगा। तो अब तक कितने हो गए, 4 2 6 2 8 2 10। अब इसमें कैसे जाएंगे, इसमें 2 बचे, तो एज पर होन्स रूल पहले 1 1 जाएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो 1 1 जाने के कारण ये तो हो गए एंटी बॉन्डिंग, ये वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए और ये वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए। ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या बचते हैं आपके पास, 4 बॉन्डिंग बचते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग बचते हैं। तो 4 - 2 बटे 2, सॉरी टोटल बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। 8 में से एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपका निकल के, 2, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और बॉन्ड भी आपको 2 दिख रहे हैं। अब O2 में अब 3 स्पीशीज़ दी हुई है यहाँ पर, O2 माइनस, O2 और O2 प्लस। तो O2 माइनस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन एज पर होन्स रूल किस में जाएगा, इसमें जाएगा, जहाँ पे मैंने अभी 2 लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एंटी बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अब आपका क्या हो गया, फार्मूले के अकॉर्डिंग 8 - 5/2 हो गया, यानी कि कितना आया, 3/2 यानी 1.5 आया। किसमें, O2 प्लस, O2 माइनस में इसका 1.5 आया, इसका 2 आया बॉन्ड ऑर्डर। और O2 प्लस में कितना हो जाएगा, O2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जो पहले यहाँ पे 1 1 था उसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन हट गया। तो 8 - 4 की जगह पर अब क्या हो गया, 8 - 3 हो गया अपॉन 2। तो 8 - 3 मतलब 5/2, यानी इसकी हो गई 2.5। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है। ऑक्सीजन का 2 है, O2 प्लस का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और O2 माइनस का कम हो जाएगा। कितनी वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया O2 प्लस का ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, ठीक है।
तो इसको हम याद भी रख सकते हैं कि अगर हम देखें O2 का कितना हो गया आपका 2, O2 प्लस का 2.5 और O2 का माइनस का 1.5। तो ये ऑप्शन 2 को वेरीफाई करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है आपका? फ्लोरीन। फ्लोरीन किस में होगा? आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चलें। फ्लोरीन फर्स्ट पीरियड में नहीं होगा, सेकेंड पीरियड में होगा। कौन से ग्रुप में? 17th ग्रुप में। उसके बाद 18th ग्रुप आया। तो 17th ग्रुप का क्या होता है? NS2NP5 होता है। तो N कौन सा है? ये सेकेंड ग्रुप। तो 2S2 2P5 कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके आगे 1S2 लगा दें तो कितने हो गए? 5 6 7 8 9 एटॉमिक नंबर निकल के आ गया। और ये हो गया आपका ग्रुप 1 फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि सेकेंड ग्रुप में 17 ग्रुप में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमॉन्ग द फॉलोइंग elements whose electronic configurations are given below, the one having the highest ionization enthalpy। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालेंगे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा तो उसको निकालने में दी जाने वाली एनर्जी जो होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देख लें। नियॉन का होता है 10, तो 10 के बाद वाले ये एटॉमिक नंबर्स हैं। तो 3p1 इज़ नॉट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 3p3 इज़ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सेकेंड 3p2 इज़ नॉट द ऑप्शन क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। 4p3 हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया? अब हमें दो ऑप्शंस मिल गए 50-50 में। हमारे ये पहला और चौथे ऑप्शन में से हमें थोड़ा इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये ऑप्शंस, हाँ मैंने आपको बताया कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या होगा? मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी उस केस में ज़्यादा होगी। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन 2 का है। ठीक है, 3s2 3p3 और ऑप्शन 4 का है 4s2 4p3। बट 3s2 3p3 में नंबर ऑफ़ शेल्स कम है तो साइज़ क्या होगा? छोटा होगा और इसका साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। तो जो स्मॉलर साइज में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इस सेकेंड ऑप्शन की ज़्यादा होगी। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द रिवीजन पर्पस। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आई थिंक आपको मैंने बेस दे दिया है। क्वेश्चंस रिवाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।